किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शिक्षाविद डॉक्टर वागीश पालीवाल। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा आम बजट 2023-24 और कृषि। डॉक्टर पालीवाल, 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया वो काफ़ी दूरगामी उसके परिणाम हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के अनुरूप बजट में कृषि को आधुनिकता से जोड़ते हुए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। आप इस बजट को किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से जैसा कि कहा भी जा रहा है, यह हमारा अमृतकाल बजट है और इसको प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुसार सप्तऋषि बजट का नाम भी दिया गया है। बजट को अगर मैं प्रथम दृष्टया देखूं, गैर राजनीतिक दृष्टि से अगर सही ढंग से इसका आकलन किया जाए तो निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने और हमारे वित्त मंत्री महोदया ने किसानों और कृषि क्षेत्र पर काफी फोकस किया है और ध्यान दिया है। आप देखिए, इस बजट में इसको एक ग्रीन एग्रीकल्चर ग्रोथ बजट के रूप में दिखाया गया है और जैसा सरकार चाहती है कि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, वो किसी बिचौलिए के हाथ में ना फंसे, उसकी फसल की गुणवत्ता सुधरे और उसकी फसल बाजार में सही मूल्य पर पहुंच सके, उसका समय से पहुंच भी निर्धारित हो। इस दृष्टि से बजट को मैं देख रहा हूं। जी, आप एक शिक्षाविद हैं। हम जब बजट को देख रहे हैं तो उसमें कृषि शिक्षा और अनुसंधान को भी शामिल किया गया है, तो इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि अनुसंधान एक बहुत आवश्यक चीज़ है जब हम बहुत आगे की बातों को सोच रहे हैं। हम 2047 की जब हम बात कर रहे हैं, अनुसंधान किसी भी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब तक आप अनुसंधान नहीं करेंगे तो आपको उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की उर्वरक ये नहीं प्राप्त हो सकते। समय की चुनौतियों को देखते हुए और जनसंख्या के दबाव को देखते हुए आपको जहां एक और उत्पादन को बढ़ाना है, वहीं उत्पादन में अनाज की गुणवत्ता पे भी ध्यान रखना है और कीटनाशक के प्रयोग को कम से कम करते हुए ऑर्गेनिक खेती जिसकी हम बात करते हैं उसको भी बढ़ावा देना है। तो सरकार ने इस पर काफी ध्यान दिया है और कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही है। सरकार चाहती है कि हमारा किसान एग्रीटेक जो इंडस्ट्री है उसमें अपने आप को आगे बढ़ाए और आप देखेंगे सरकार ने घोषणा भी करी है इस बजट में कि वो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी जिससे फसल प्लानिंग और हेल्थ के लिए किसान को इंफॉर्मेशन और अन्य सहायता जैसे लोन, बीमा, मार्केट इंटेलिजेंस और इन सब के लिए एक स्टार्टअप की विकास में मदद की जाएगी। किसान इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से बाजार में अपनी फसल को अच्छी कीमत पर कैसे बेच पाए, ये सब सहायता भी उनको यहाँ पर मिलेगी। जी, प्रधानमंत्री की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कहते हैं। इसमें किसानों को एक धनराशि मिलती है जो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये दी जाती है। 60,000 करोड़ इसमें दिए गए हैं, इसको जारी रखा गया है। आपका क्या मानना है कि ये किस तरह से हमारे किसान साथियों को मदद करती है? देखिए, जो भारतवर्ष की कृषि है वह बहुत हद तक मौसम पर आधारित है और अभी हम इतनी उन्नत अवस्था में नहीं पहुंच पाए हैं कि हम उन चीजों को नियंत्रित कर सकें जिससे किसान की फसल प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कहीं पर अत्यधिक वर्षा तो कहीं पर सूखा, कहीं पर अन्य भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किसान को उसकी उपज या लागत का मूल्य नहीं मिल पाता। तो ऐसे में किसान मिनिमम जो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है या एमएसपी प्राइस वो निर्धारित कर सकती है, जो कि करती है। दूसरे, किसान सम्मान निधि नाम से ही पता लगता है कि वो अपने किसानों को सम्मान देना चाहती है। वो चाहती है कि भारत का एक छोटा किसान, मध्यम वर्गीय किसान जिसके पास इतना बैकअप नहीं है कि वो उस हानि को सहन कर सके, उसको एक समर्थन मूल्य या एक सम्मान निधि देने से कहीं ना कहीं उसकी उन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जिसके लिए वो पहले कर्जदाताओं पर निर्भर रहता था, साहूकारों पर निर्भर। वो निर्भरता तो घटी है। जी, 86% हमारे देश में छोटे किसान हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते रहे हैं और उसका लाभ उठाते रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में भी एक अच्छी धनराशि एक बार पुनः भारत सरकार ने दी है जिससे किसान लाभ उठा सकते हैं। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये किस तरह से बहुत मदद करता है हमारे किसानों को? जैसा हमारे इस बजट में भी कहा गया है कि कृषि क्रेडिट कार्ड का जो दायरा है वो 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। और जैसे आप देखते हैं बैंक में हम लोग भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो किसान इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने लिए जो उसको उर्वरक चाहिए, बीज चाहिए या अन्य उपकरण या कुछ भी अगर वो चाहता है तो वो इनको ले सकता है और फिर समय पर जब उसकी फसल होगी तो वो इनके मूल्य को वो चुका सकता है। लेकिन समय पर उसको जो धन मिल जाएगा तो उसका वो समुचित उपयोग कर पाएगा और उसको वही साहूकारों और बीच के अन्य अवांछित तत्वों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस बजट में कृषि त्वरक कोष
के बारे में भी चर्चा की गई है। ये बताएं हमारे किसान साथियों को ये क्या है। ये असल में जो पुरानी पीढ़ी है उससे नई पीढ़ी को कृषि ट्रांसफॉर्म हो सके, यानी मेरे पिता अगर किसान है, मेरे दादा किसान थे, तो क्या मैं आज किसानी करना चाहता हूँ, क्या मैं आज बागवानी करना चाहता हूँ? शायद मुझे सोचना पड़ रहा है। अब तक कोई ऐसी योजना नहीं थी जो कृषि क्षेत्र में युवा उद्यमियों को आकर्षित कर सके। तो जो यंग टैलेंट है उसके लिए एक एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, जिसको आपने बोला कृषि त्वरक कोष बनाने की बात कही है, इसमें कृषि से जुड़े जो स्टार्टअप है उनको प्राथमिकता दी जाएगी और इसका प्रयोग वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए और आधुनिक टेक्नोलॉजी को साथ में लेने के लिए भी किया जाएगा। तो ये जो कोष बनेगा इससे युवा उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप्स खोल सकने में बहुत मदद मिलेगी। जी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, इनके बिना कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती और पशुपालन हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आपका क्या मानना है कि इस क्षेत्र के लिए किस तरह की सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया? एक नाम रखा है योजना का इस बजट में, आपने देखा होगा, उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जी, वो योजना ही 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू करने की बात की गई है ताकि मछुआरे, मछली विक्रेता, MSME अपने काम में और अधिक सक्षम बन सकें और बाजार का विस्तार किया जा सके। जैसे मछली बीमा बाजार है उसको भी बीमा कवर मिल जाए, मछली बाजार को, मछुआरों को बीमा कवर मिल जाए, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान हो जाए। और जैसा आपने पहले पूछा, किसान क्रेडिट कार्ड तो उनके लिए है ही। इससे मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा मिलेगा और ये संपदा जो हमारे मछुआरे हैं या फिर हम कह सकें डेयरी उद्योग है या एग्री लोन वाला जो हमारा सेक्टर है, उसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक ये बढ़ाया भी जाएगा, जिसको हम एग्री लोन सेक्टर कहते हैं। जी, प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देने की बात प्रधानमंत्री जी निरंतर करते रहे हैं, तो इस बजट में किस तरह की पहल इसमें की गई है? प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग के लिए भी एक विशेष प्रावधान किया गया है और इसके तहत उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 3 सालों में हम 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित करेंगे, जिसका जोर माइक्रो फर्टिलाइजर पर रहेगा और मैन ग्रोन प्लांटेशन, मानव आधारित जो प्लांटेशन है, उस पर भी ये फोकस किया जाएगा। और महत्वपूर्ण इसके लिए बात है वह है इससे प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। जी, 10,000 FPO और बनाने की बात की गई है, जिसमें किसान जो है संगठित रूप में कार्य करता है और उसको अच्छा एक मार्केट मिलता है। तो ये कदम कितना कारगर हो सकता है? देखिए, जो बड़े किसान हैं उनको तो कोई जल्दी से ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा सरकार पर निर्भर रहते हों, लेकिन जो हमारे सीमांत किसान हैं या छोटे किसान हैं जो कि बहुत बड़े संख्या में हैं, उनके लिए सरकार ने कोऑपरेटिव्स और सरकारी कोऑपरेटिव्स आधारित जो आर्थिक विकास का मॉडल है उसको बढ़ावा देने की बात करी है। उसमें ये बहुत कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। मोटे अनाजों के प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है वो कारगर साबित हुई है। कई देशों ने इसको समर्थन भी दिया है और हमारे किसान साथी सभी जानते हैं कि मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से अब जाना जाएगा। तो इस वर्ष हम किस तरह से मोटे अनाजों को बढ़ावा दे सकते हैं? बजट किस तरह से इस ओर इंगित कर रहा है कि हम मोटे अनाजों के निर्यातक देश के रूप में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं पूरे विश्व में? भारतवर्ष शुरू से ही मोटे अनाज का एक अच्छा निर्यातक रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने और हमारे वित्त मंत्री महोदया ने जो नामांकन किया है वो श्री अन्न, वो बिल्कुल उपयुक्त है। मोटे अनाज वाली फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू को मिलेट क्रॉप कहा जाता है और ये सुपर फूड की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व बहुत होते हैं। और अगर विश्व बाजार की बात करें, आप देखेंगे आपके दैनिक जीवन में भी अब जो सुबह नाश्ता होता है उसमें इसने अपनी जगह बना ली है और भोजन में भी जगह बना ली है। अब लोग चाहते हैं कि मोटे अनाज खाए जाएं, इनका आटा क्योंकि पोषक होता है। बीच के कालखंड में धीरे धीरे ये अनाज विलुप्त सा होने लगा, लेकिन इस बार बजट में ये ध्यान दिया गया है और सबसे बड़ी बात, श्री अन्न के लिए ग्लोबल सेंटर बनाया जा रहा है जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को एक एक्सीलेंस सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जो श्री अन्न के उत्पादन में किसानों को सहायता प्रदान करेगा। जी, बागवानी फसलें हमेशा किसान के लिए बहुत मददगार साबित होती रही हैं। इसमें अच्छा उत्पादन होता है, कमाई भी अच्छी हो जाती है। लेकिन खासतौर से उत्तराखंड की बात करें, फलों के संरक्षण को, उसकी मार्केटिंग है, उसके लिए क्या कोई खास योजना है? 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार ने बजट में किया है। इस प्रावधान का उपयोग मूल रूप से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम एक शुरू किया जाएगा जिसका नाम है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसका मतलब है खेतों में ऐसी फसल लगाई जाए जो रोग मुक्त हो, जिसके पौधों से उच्च मूल्य वाले क्वालिटी अनाज यानी गुणवत्ता वाले अनाज का उत्पादन हो। तो उसके लिए हमको ऐसे ही पौध सामग्री उपलब्ध भी करानी पड़ेगी।
तो सरकार चाहती है ये 2200 करोड़ जो रुपए का एक कोष बनाया जाए, जिससे हाई वैल्यू, उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार किया जा सके। तो कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे कि किसान इन सारे प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करे और यदि वो इन योजनाओं का लाभ उठा सके तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, किसान भाइयों को आगे बढ़ना चाहिए और सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे भूमि अभिलेख हैं उनका डिजिटलीकरण, ये बहुत बड़ी समस्या होती थी, खसरा खतौनी, तो उसका जब डिजिटलीकरण हो जाएगा तो किसान भाइयों को अपने ज़मीन के रख रखाव में भी आसानी मिलेगी। तो देखा जाए तो ये बजट किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद है। किसान भाइयों से मेरा भी अनुरोध है कि वो नई नई फसलों को, बागवानी के कार्यक्रम को, एग्री लोन्स को और हाईटेक खेती की तरफ बढ़कर अपने जीवन को समृद्धशाली बनाएं और देश के विकास में भी योगदान दे सकें। निश्चित तौर पर ये जो कृषि और किसान कल्याण वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो बजट है, उसके जो प्रावधान हैं, वो जो छोटे किसान हैं उनको बहुत ही मदद देंगे, ये हम कह सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर वागीश पालीवाल, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने ये अमृतकाल का जो पहला जन कल्याणकारी बजट है उसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों को दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।